गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भुवन सिंह शेखावत, पीजीटी फिजिक्स, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की, और रे ऑप्टिक्स में प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस या गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। वो टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट था। आज उसी क्रम में आगे वाला पॉइंट अपन ले रहे हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आता है, कई बार इस टॉपिक की डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे 2017 में 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन पूछी गई है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। और कई बार इसमें अपन को पूछ लेगा न्यूमेरिकल। ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास में अपन नया एक पॉइंट ले रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस टॉपिक में अपन क्या क्या बात करेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। उसके बाद अपन बात करेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण के बाद अपन ज्ञात करेंगे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण देके अपवर्तनांक पूछ सकता है, या अपवर्तनांक देके अपन को क्रांतिक कोण पूछ सकता है। इसके बाद अपन बात करेंगे क्रांतिक कोण की निर्भरता, और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रकाश या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। कौन कौन सी फिनोमेना है जो TIR पर डिपेंड करती है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी, जो प्रीवियस अपने पहले के लेक्चर वीडियो, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, उससे कम होता है विरल माध्यम में, और सबसे कम होता है किस माध्यम में, सघन। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग। अब जैसे ही कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या विलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस फिनोमेना को या इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वह अपन सबको होता है प्रकाश के किस में परिवर्तन होना, वेग। अपवर्तन की जो फिनोमेना होती है या अपवर्तन की घटना होती है, उसमें अपन को पता है कि प्रकाश की आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब अपवर्तन में अपन ने यह पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस स्थिति में आपतन कोण कम होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, ज्यादा। तो देखिएगा इसको, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक अपवर्तक पृष्ठ है और यह अपवर्तक पृष्ठ XY दो मीडियम को सेपरेट करता है। ऊपर सपोज कीजिए कैसा माध्यम है, सघन। नीचे कैसा माध्यम है, विरल। सघन माध्यम को इंग्लिश में अपन बोलते हैं डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम को अपन बोलते हैं कौन सा मीडियम, रेयर। प्रकाश का जो वेग होता है वो विरल माध्यम में ज्यादा होता है और सघन माध्यम में क्या होता है, कम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, तो यहां देखो यह आपतित प्रकाश किरण, तो यह इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, जिस बिंदु पर यह प्रकाश आपतित होगा उस पर अपन खींचेंगे लंब, और यह लंब इस बिंदु पर कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है कौन सा कोण, आपतन। ये इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन, प्रारंभिक पथ की दिशा है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहां चली जाती है, दूर। और इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है अपना अपवर्तन कोण, और इस अपवर्तन कोण को किससे लिखा जाता है, R। इस स्थिति में अपन को पता है कि I का मान कम है और R का मान क्या है, ज्यादा। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
तो सघन से विरल में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहां चली जाती है? दूर। इस फेनोमेना को तो अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां तो अपवर्तन हो रहा है, और जब अविलंब से दूर चली जाती है इस स्थिति में आई का मान कम होता है और आर का मान क्या होता है? ज्यादा। तो आई आपतन कोण है, जबकि आर कौन सा कोण? अपवर्तन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर इस आपतन कोण को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे अपन इस आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण के मान में भी क्या होती जाती है? वृद्धि। तो यहां देखिएगा, यह एक्स वाई अपवर्तक पृष्ठ है, यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम। एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहां चली जाती है? दूर। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यह अपना आपतन कोण सपोज करो कितना? I1। तो इसको मैं कितना लिखूंगा? R1। अब आपको मैं बता रहा हूं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर जैसे जैसे इस आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण के मान में भी क्या होती जाती है? वृद्धि। I1 से बढ़ाकर इस आपतन कोण को जैसे अपन I2 करते हैं तो R1 का मान बढ़कर ये और इधर जाएगी, तो R1 का मान बढ़कर कितना हो जाएगा? R2। तो जैसे जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण के मान में भी क्या होती जाती है? वृद्धि। और इस सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर आपतन कोण को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता हुआ कितना डिग्री हो जाता है? 90। और इस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? क्रांतिक। तो क्रांतिक कोण अपन किसे कहते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांतिक। तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाएंगे आर के मान में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि। और इस आई को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर आर का मान बढ़ता हुआ कितना डिग्री हो जाएगा? 90। और उस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांतिक। अब क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण की कंडीशन में क्या होगा? यह अपवर्तक पृष्ठ है एक्स वाई, ये सघन, ये विरल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण आर का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90। उस विशेष आपतन कोण को बोलते हैं अपन क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है? IC या थीटा C के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्रांतिक कोण अपन किसे कहते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण आर का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90। अर्थात अपवर्तित किरण सघन माध्यम को विरल माध्यम से पृथक करने वाले पृष्ठ के अनुदिश हो जाती है। उस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांतिक। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या होगा? यदि आई का मान इक्वल होगा IC के तो आर का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90। और इस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90। और 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांतिक। अब यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही इस डायग्राम को देखना, XY एक अपवर्तक पृष्ठ है, ऊपर सघन नीचे विरल। अब जैसे ही इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होते ही यह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसे इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं तो क्रांतिक कोण से अधिक करते ही वो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को ही अपन बोलते हैं पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ आई का मान होगा वो ज्यादा होगा किससे, आई से। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को अपन कौन सी घटना कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक तो आवश्यक शर्त ये होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, विरल। दूसरी कंडीशन यह होगी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो एक नंबर का क्वेश्चन दे सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आप लिखोगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, विरल। दूसरी शर्त लिखोगे कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नेसेसरी 2 कंडीशन। तो देखो आई का मान आर से कम, तो यहां जो फिनोमेना हो रही है वह है अपवर्तन की। आई का मान आई से के बराबर होगा तब तक भी घटना किसकी होगी, अपवर्तन। लेकिन आई का मान जैसे क्रांति कोण से अधिक होगा तो घटना किसकी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण आर का मान कितना डिग्री हो जाता है, 90, उस विशेष आपतन कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या परिभाषा होगी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त होती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन है। पहली आवश्यक शर्त मैंने ये बताई कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, विरल। दूसरी नेसेसरी कंडीशन होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां अपवर्तन है और यहां क्या है, अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन की घटना में एक नियम है जिससे अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किस माध्यम के सापेक्ष, पहले। लेकिन दूसरा माध्यम तो यहाँ क्या है, विरल, और पहला माध्यम क्या है, सघन। तो ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, सघन। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ N21, इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ NRD। NRD का मतलब ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर, अर्थात ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, सघन। तो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू N21। N21 का मतलब ये दूसरे माध्यम का और किसके सापेक्ष, पहले। यहाँ दूसरा माध्यम है वो विरल है और पहला माध्यम कौन सा है, सघन। तो ये विरल का अपवर्तनांक है और किसके सापेक्ष, सघन। इस डायग्राम की बात करूं तो यहां आई का मान इक्वल है किसके, आई से, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो आर का मान होगा कितना डिग्री, 90। तो आई इज इक्वल टू आई सी। तो आर की जगह पुट कर सकते हैं अपन कितना डिग्री, 90। और इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो अपन लिख सकते हैं साइन आई सी, और जैसे आई की जगह आई सी पुट किया तो आर की जगह कितना, 90 इज इक्वल टू NRD। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और ये किसका अपवर्तनांक है, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये तो विरल माध्यम का है और सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू NRD। तो साइन आई सी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, NRD। यहाँ से वो अपना कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक, क्रिटिकल एंगल। अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन
आई सी और साइन आई सी इज इक्वल टू एन आर डी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं एन आर अपॉन एन डी। तो साइन आई सी इज इक्वल टू हो गया एन आर अपॉन एन डी। एन आर है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है विरल माध्यम का, एन डी है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है किस माध्यम का, सघन। अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दे तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन आई सी का उल्टा 1 अपॉन साइन आई सी और एन आर डी का उल्टा एन डी अपॉन एन आर, एन डी अपॉन एन आर। और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू एन डी अपॉन एन आर की जगह अपन लिख सकते हैं एन डी आर। और यह मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो एन डी आर या एन डी आर है ना, वो अपवर्तनांक है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा बेटा एन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एन डी आर और साइन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक आई सी। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की कोसाइन के तुल्य होता है, क्रांतिक कोण की कोसाइन के। तो एन डी आर इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कोसेक आई सी। तो न्यूमेरिकल के लिए अपन को ये वाला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की कोसाइन के तुल्य होता है। एन डी आर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आई सी और 1 अपॉन साइन आई सी की जगह अपन लिख सकते हैं कोसेक आई सी। यहां से अपवर्तनांक देके अपन को क्रांतिक कोण पूछ सकता है या क्रांतिक कोण देके अपन को क्या पूछ सकता है, अपवर्तनांक। एक चीज और समझना इसमें, यहां से देखना, देखो ये वाले जो इक्वेशन है यहां से अपन इसकी निर्भरता की बात करते हैं, क्रांतिक कोण की निर्भरता। तो देखो क्रांतिक कोण की निर्भरता के लिए अपवर्तनांक आया एन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। इसको अपन ऐसा भी पुट कर सकते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन डी आर। इसका मतलब क्रांतिक कोण निर्भर करता है अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी भी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होता है वो माध्यम की किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक। और माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अतः जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम। और जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ज्यादा। तो क्रांतिक कोण होता है वो डिपेंड करता है किस पर, माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान भी ज्यादा, और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कम, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, ज्यादा। अपवर्तन वाली घटना में अपन ने ये पढ़ा था, समझना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 1। इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 की जगह पुट कर सकता हूं v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 की जगह अपन पुट कर सकते हैं λ1 अपॉन λ2। यहां से समझना, इसका मतलब अपवर्तनांक वेग पर भी निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, और अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब जिसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक कम। तो सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है किस प्रकाश की, लाल,
और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है किस कलर की? वॉयलेट। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जिसके लिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक कम। तो सबसे कम अपवर्तनांक होगा वो किसी भी माध्यम का किस रंग के प्रकाश के लिए? लाल। और सबसे ज्यादा होगा वो किस कलर के लिए? वॉयलेट। अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन क्रांति कोण होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती और अपवर्तनांक का वो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं क्रांति कोण निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब क्रांति कोण होता है वो एक तो डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर अर्थात माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और क्रांति कोण होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दूसरी चीज मैंने बताया कि क्रांति कोण होता है वो प्रकाश के रंग अर्थात प्रकाश की किस पर भी निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य। और क्रांति कोण होता है वो तरंग दैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब सबसे अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य रेड की और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर की? वॉयलेट। तो सबसे अधिकतम जो क्रांति कोण होगा वो किस रंग के प्रकाश के लिए? लाल। और सबसे कम क्रांति कोण होगा वो किस कलर के लिए होगा? वॉयलेट। तो क्रांति कोण होता है वो अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती। तो सबसे अधिकतम जो क्रांति कोण होता है वो किस रंग के प्रकाश के लिए होता है? लाल। और सबसे कम जो क्रांति कोण होता है वो किस रंग के प्रकाश के लिए होता है? बैंगनी। तो ये इस क्रांति कोण की निर्भरता है। जैसे मैं बताऊं, मैंने कहा कि जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम के लिए क्रांति कोण क्या होगा? कम। जैसे देखो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अपन ने पढ़ा जल, कांच और एक अपन ने पढ़ा हीरा। जल का अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था, जल का होता है 4/3 1.33। कांच का होता है 3/2 1.5। डायमंड का होता है 12.5 2.4। तो इसमें सबसे कम अपवर्तनांक का वो तो किसका है? जल। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का वो किसका? हीरा। क्रांति कोण होता है वो अपवर्तनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके क्रांति कोण की अगर मैं बात करूं तो जल का जो क्रांति कोण होता है उसका मान लगभग होता है 49 डिग्री। कांच के लिए होता है 42 डिग्री और डायमंड के लिए इसका मान होता है कितना? 24 डिग्री। तो जिसके लिए देखो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसके लिए क्रांति कोण सबसे कम, जिसके लिए अपवर्तनांक कम उसके लिए क्रांति कोण ज्यादा। तो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य किसी भी क्रांति कोण होता है वो अपवर्तनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन क्रांति कोण होता है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती। तो सबसे ज्यादा जो क्रांति कोण होगा वो लाल रंग के प्रकाश के लिए और सबसे कम होगा वो किस रंग के प्रकाश के लिए होगा? बैंगनी। अब देखो कुछ TIR के उदाहरण बता रहा हूं जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना बेटा, एक तो एग्जांपल बता रहा हूं, हीरे का चमकना। हीरे का जो चमकना होता है ना वो किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ लिया। प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। तीसरी चीज, कांच की दरार का चमकना। कांच में जब दरार पड़ जाती है तो वो चमकती है, शाइनिंग करती है। कांच की दरार का चमकना यह भी किस पे आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु और एक मैंने बताया कांच की दरार का चमकना, यह भी किस पे आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मृग मृच्छिका, मृग मृच्छिका, यह भी किस पे आधारित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पांचवा एग्जाम्पल, जल में वायु के
बुलबुले का चमकना, यह भी किस पे आधारित है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ दो तरीके के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा पूछे कि जल में वायु के बुलबुले का चमकना किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, ये किस पे आधारित होता है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण पे आधारित होता है। ठीक है। छठा अगर मैं पूछूं, जल में रखी हुई कांच की नली का चमकना, यह भी किस पे आधारित होता है? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो TIR पर आधारित है। हीरे का चमकना TIR पे डिपेंड करता है। कांच में किसी दरार का चमकना TIR पे डिपेंड करता है। जल में वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, यह भी किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में रखी हुई किसी कांच की प्रकनलिका चांदी की तरह चमकना, यह भी किस पे आधारित है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। तो ये जितने भी मैंने लिखा है मृग मरीचिका, यह भी किस पे आधारित है? TIR। तो ये टॉपिक अपना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू। बाकी बात अपन कल करेंगे।